Good morning, student. Till now, in chapter 4 chemical kinetic, we have studied up to integrated rate equation for first order reactions, and we have also done some numerical on the basis of integrated rate equation for first order reaction. So now we will continue next topic of this chapter, that is integrated rate equation for first order reaction when all the reactant and product are in gaseous phase. ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस फेस में है ना। लेट अस कंसीडर दिस रिएक्शन इन विच ए दैट इज इन गैसियस फॉर्म दैट इज चेंजिंग इनटू बी विच इज आल्सो इन गैसियस फॉर्म एंड सी विच इज आल्सो इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये वाला रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं फॉर दिस रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके लिए डेरिवेशन को डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये जो रिलेशन आया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फॉर्म, ये हमें डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये रिलेशन, इसमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ पी आई ओवर 2pi माइनस पी टी। ये पी आई क्या है, इट इज़ इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। हमें याद रखना है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर है, क्योंकि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अब गैसियस फॉर्म में है, तो हमें कंसंट्रेशन की जगह पे अब क्या लेना है, प्रेशर लेना है। दिस इज इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और पी टी क्या है, पी टी इज द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बट आफ्टर टाइम टी, बट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी। तो बेटे इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल आती है, एक इंडेक्स का न्यूमेरिकल है, एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है। वहाँ पे टोटल प्रेशर भी दे रखा होगा, इनिशियल प्रेशर भी दे रखा होगा रिएक्टेंट का, और पूछा गया होगा कि रेट कांस्टेंट निकालो या टाइम निकालो, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली हमें ये रिलेशन याद रखना है और इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल कर लेने हैं। ठीक है, ओके। सो लेट अस कंटिन्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये भी। जनरली हमने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, है ना। यही चीज़ जो है वो आर्हेनियस ने भी एक्सप्लेन करी थी, और आर्हेनियस ने क्या किया था, एक रिलेशन दिया था ये वाला जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी होता है ना। यहाँ के रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, टी टेम्परेचर है, केल्विन में लेते हैं हमेशा ही हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट होता है, और ए जो है वो क्या है, आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसको कि हमने डिफाइन भी किया था, विच इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो ये जो आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था ये हमें याद रखना है सिंपली, है ना। नीचे मैंने लिख दिया है कि किस टर्म का क्या मीनिंग है, क्लियर। तो अब हमने ई ए एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है इसमें। तो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी समझेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है किसी रिएक्शन के लिए, हम ये रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें H2 प्लस I2 दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 2HI, है ना। हम देखेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, या अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को, है ना। हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाएंगे। ये वाला जो ग्राफ है, जो रिएक्शन हमने कंसीडर किया है उसके लिए,
है ना, जिसमें H2+I2 जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2HI में, प्रोडक्ट में। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ना, किस किस के बीच में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस जो है वो शो हो रही है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो देखिए बहुत सिंपल सा ग्राफ है, यहाँ से ये ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स है हमारे पास और उनकी एनर्जी है, ठीक है, ER बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो प्रोडक्ट्स की एनर्जी आएगी, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना, ओके। अब देखिए हमें समझना है कि एक कोलिजन थ्योरी आगे आएगी कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बट कैसे, कोलिजन होता है पहले, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू दैट कोलिजन थ्योरी दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, क्लियर। अब वो थ्योरी ये भी बोलती है कि सारे के सारे कोलिजन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ेक्टिव हो मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनाए। फिर उसने बोला था कि केवल वही कोलिजन जो है रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इफ़ेक्टिव होंगे जिनके पास सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और वही मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, और उन्हीं के बीच में जो कोलिजन्स है उसको बोलेंगे इफ़ेक्टिव कोलिजन्स बोलेंगे। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में कोलिजन इफ़ेक्टिव होंगे उनके पास ना एक एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए उन मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है, दे मस्ट हैव ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में जब ये रिएक्टेंट्स कोलाइड कर रहे हैं तो वो जो मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोलिजन इफेक्टिव होंगे, है ना, H2 और I2 के मॉलिक्यूल्स, तो उनके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, यहाँ तक एनर्जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी होगी वो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एक्चुअल एनर्जी है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि उनके बीच में कोलिजन्स क्या हो जाए, इफ़ेक्टिव हो जाएं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने, है ना, क्योंकि जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर वो प्रोडक्ट बनाता है ना। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो वही जो एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो हम एक्स्ट्रा सप्लाई करते हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यही मैं नीचे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी की भी, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट द कोलिजन बिटवीन देम बिकम्स इफेक्टिव, है ना। उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और नीचे मैंने डेफिनेशन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की भी लिख रखी है, ठीक है। तो ये आपको दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की और एक एक्टिवेशन एनर्जी की, है ना। जैसे ही जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जो हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी और उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो जाती है, तो फिर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बोलता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस इज ऑलवेज फॉर्म एट द हाइट ऑफ द पीक, है ना। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड हैं रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के बीच में वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, मीन्स प्रोडक्ट बन जाता है। बेसिकली क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो एज सून एज इट इज फॉर्म, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इट विल डीकम्पोज टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, है ना। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। यहाँ पे देख लीजिए एनर्जी और रिएक्टेंट की, यहाँ पे ये है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जब जैसे मान लो वैल्यू है 10 और यहाँ पे एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की है, और वो है 5, है ना। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ई पी माइनस ई आर, वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। कैसा है, एक्सोथर्मिक है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एंड हो जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एक्टिवेशन एनर्जी का, क्लियर, ओके। तो ये हम ग्राफिकली भी
टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है कि हम टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करना है कि रिएक्शन का रेट कैसे चेंज होगा, वेरी होगा। यहाँ पे हम इस तरफ ले लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, है ना, और इस तरफ काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, है ना। तो ये जो नीचे वाली जो कर्व आ रही है वो मान लो किसी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे है ना, इस तरह से कर्व आ रही है ना। और मान लो अब टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री राइज कर देते हैं, तो ऊपर वाली नीचे वाली कर्व जो है, ऊपर वाली जो कर्व है वो T डिग्री टेम्परेचर पे है, ठीक है। और जो नीचे वाली कर्व है, जब हम 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करेंगे फ्रॉम T डिग्री से, तो नीचे वाली कर्व जो आएगी वो आएगी किसके लिए आएगी, नीचे वाली कर्व जो आएगी वो आएगी एट T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, है ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, है ना। तो देखिए हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ से क्या दिख रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन्स बता रहा है ये, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करेंगे, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसकी कम ज़रूरत पड़ेगी, और जो शेडेड एरिया अंडर दी कर्व है वो नियरली डबल हो जाता है। तो डबल होने का मतलब है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन वो भी डबल हो जाएंगे, और जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन डबल होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इट मीन्स इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है कि जैसे ही टेम्परेचर हम 10 डिग्री राइज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नियरली डबल हो जाता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में भी, ग्राफ को देख के ही, कि जैसे ही किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज़ करेंगे, मान लो पहले टेम्परेचर जैसे मान लो 100 डिग्री है और उसमें फिर हमने 10 डिग्री राइज कर दिया, 110 कर दिया, तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नियरली डबल हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन वो क्या हो जाते हैं, नियरली डबल हो जाते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन ये देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड क्या बोलते हैं। तो ग्राफिकली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल की, तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ये सिंपल सा ग्राफ है, यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी ले लिया, इस तरफ हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन ले लिया। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है इट इज़ डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स which have effective collisions and which leads to the formation of product। और ये कहाँ से हमें मिलता है, it is always obtained by the peak of the curve, है ना, peak of the curve। तो ये सिंपली थोड़ा सा डेफिनेशन आपको याद रखना है। थैंक यू।